तो आपका स्वागत है फिर से शानदार चैनल पवित्र सीक्रेट्स के शानदार और अमेजिंग फैक्ट्स के साथ में। तो साथियों, मैंने आज से एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें मैंने ये अनुभव किया, ये एक्सपीरियंस किया यूट्यूब पे और बाकी दूसरे चैनल्स पे भी कि हमारे देश के अंदर चाणक्य नीतियों पर तो बहुत बात होती है, लेकिन उनका एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जबरदस्त ग्रंथ है जिसका नाम है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई है और ना उसके बारे में ज़्यादा चर्चा होती है। पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे इसका रीज़न पता नहीं है। लेकिन जब मैंने इसको आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लाइब्रेरी से जब मुझे एक बहुत पुरानी किताब मिली और मैंने इसका अध्ययन शुरू किया तो मैंने इसके अंदर वो ज़बरदस्त बातों को पाया। हम चर्चा करेंगे जो उसका प्रथम अध्याय है उसमें दंड नीति के बारे में क्या बोला गया है। जी हाँ, दंड नीति। उसमें आचार्य चाणक्य यानी कि कौटिल्य कहते हैं कि इन सभी विद्याओं, जो भी विद्या मनुष्य सीख लेता है, इन सभी विद्याओं की सुख समृद्धि दंड पर निर्भर करती है। दंड को प्रतिपादित करने वाली नीति ही दंड नीति कहलाती है, यानी कि वो नीति जो कि दंड को आपके सामने लेकर आती हैं। और दंड नीति से होता क्या है? दंड नीति अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है और रक्षित वस्तुओं का विस्तार करती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। दंड नीति अप्राप्त वस्तुओं को प्राप्त कराती है, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा करती है, रक्षित वस्तुओं का विस्तार करती है। यही तो चाहिए आपको कि मैंने जो पाया, मैंने जो इतनी मेहनत करके अर्जित किया, वो मैं पा सकूं। पाने के बाद मैं वो किसी भी चोर, उचक्के, गंदे लोग, करप्टेड लोग, गंदा समाज व्यवस्था उसके हाथ में ना पड़े, मेरे पास रहे मेरे पास रहे और मैं आगे मेहनत करूं और फिर उसका विस्तार होता रहे। यही चाहिए आपको। ये तब होगा दोस्तों जब परिवार, समाज और देश के अंदर एप्रोप्रिएट दंड नीति होती है। तो ये हमारे आचार्य चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले ही अध्याय में कह चुके हैं कि भैया सबसे पहले तो आप एक एप्रोप्रिएट दंड नीति को देश में लागू करिए। उसके बाद वो क्या कहते हैं, लेकिन पुरातन आचार्यों का अभिमत क्या है कि दंड के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे सभी प्राणियों को सहज ही वश में किया जा सके। लेकिन दोस्तों, आचार्य कौटिल्य ने इसको तुरंत मना किया। उन्होंने बोला कि कठोर दंड देने वाले राजा में से सभी प्राणी उद्विग्न हो उठते हैं, परेशान हो उठते हैं। यानी कि जो राजा बार बार कठोर दंड देता है, जो पिता बार बार अपने बच्चों को कठोर दंड देता है, जो स्टेट का चीफ मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कठोर दंड अनुशासन की व्यवस्था चलाता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं उससे लोगों को कभी भी खुशी नहीं मिलती। क्यों? क्या होता है उससे? उससे ये होता है लोग आपसे, अपने पिता से कटने, बच्चे अपने पिता से कटने लगते हैं। जो जन हैं, समूह हैं, वो स्टेट के जो शासक है, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री होता है, उससे कटने लगता है, उससे दूर जाने लगता है। वो अपने 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 कोनों में दुबकने लगते हैं। देश का शासक है, कठोर दंड नीति है, लोग अपने अपने शेल्फ में जाने लगेंगे। जब लोग अपनी अपनी शेल्फ में जाने लगेंगे तो वो आपकी बिल्कुल भी शासन व्यवस्था में मदद नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमी खुलकर चलेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ भिंचा हुआ है, सब कुछ बंद बंद है। आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए, ये गलत तरीका है। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा कि दंड की ढिलाई कर देने से भी लोग राजा की अवहेलना करने लगता है, इसलिए राजा को समुचित दंड देने वाला होना चाहिए। साथ ही चाणक्य ने यह भी कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी दंड न दें, राजा बिल्कुल दंड न दे, दंड तो देना है। अगर दंड नहीं देगा तो जनता एकदम उच्छल हो जाएगी, एकदम फ्री हो जाएगी, एकदम वो फ्री होकर जो मन मर्जी होगा वो करने लगेगी। ऐसा तो होने नहीं देना है। तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं, कौटिल्य बोलते हैं कि दंड की ढिलाई कर देने से भी लोग राजा की अवहेलना करने लगते हैं। तो ऐसी अवहेलना राजा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। तो दंड यानी कि उसका डर, उसका खौफ कि भैया अगर तुमने गलत काम किया इस मात्रा में तो तुम्हें इस मात्रा में दंड मिलेगा, ये डर जरूर होना चाहिए। अगर आपको एक समुचित लोक व्यवस्था घर में भी, समाज में भी या देश में भी चलानी है, उसके लिए ये अपनाना ही होगा। भली भांति सोच समझकर प्रयुक्त दंड प्रजा को धर्म, अर्थ और काम में प्रवृत्त करता है। धर्म, अर्थ और काम, ये वो काम नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इस काम का मतलब है कि एप्रोप्रिएट जो भी मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए जो उस समय करना पड़ता था और जो आज करना पड़ता है, उसके तहत जो भी आचार विचार व्यवहार जो समाज के साथ में करने पड़ते हैं, उसी को ये काम की श्रेणी में रख रहे हैं। इसके विपरीत यदि दंड की व्यवस्था सर्वथा ही तोड़ दी जाए, अब आप कहेंगे कि बिल्कुल दंड व्यवस्था खत्म कर दीजिए,
अगर इसके विपरीत दंड की व्यवस्था सर्वथा ही तोड़ दी जाए तो उसका कुप्रभाव ये होगा कि जैसे छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, उसी प्रकार सेम वैसे के वैसे ही बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्ति का रहना दूभर कर देगा। दोस्तों, बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्ति का रहना दूभर कर देगा। दंड व्यवस्था के अभाव में सर्वत्र ही अराजकता फैल जाएगी और निर्बल को भी बलवान हर समय सताने लगेगा, किंतु दंडधारी राजा से रक्षित दुर्बल भी बलवान बना रहता है। लेकिन अगर आपके समाज में देखिए चारों तरफ, अगर कोई मनुष्य गलत प्रवृत्ति पर है या गलत उसका रहन सहन है, वो गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है, लेकिन अगर उसको उस नगर के शासक के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा या एसपी के द्वारा या विधायक के द्वारा अगर उसको ये भय है कि ये लोग मेरे को बहुत उचित दंड देंगे अगर इन लोगों को पता चल गया, तो वो भी ताबेदारी में रहता है, वो भी चुपचाप रहता है। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। घर पे भी हमें बच्चों के साथ बिल्कुल एप्रोप्रिएट दंड नीति अपनानी पड़ेगी। अपने बच्चों को ज़्यादा डांटना उनको बिल्कुल एक कोने में, एक शेल्फ में धकेल देगा, उनको एक बिल्कुल आइसोलेशन में ढकेल देगा। ये मत करिएगा दोस्तों, ये कभी मत होने दीजिएगा। अगर उनको हम दंड देंगे ही नहीं तो वो भी उच्छल हो जाएंगे दोस्तों, उच्छल मत होने दीजिएगा। थोड़ा सा दंड का भय जरूर दिखाइए कि बेटा अगर तू मेरी बताई हुई नीतियों पे, जो सही नीतियां हैं, उन पे चलता रहा तो तुझे कोई कष्ट नहीं है, तेरा जीवन बल्ले बल्ले चलेगा, तेरा जीवन एकदम रेडी चलेगा। लेकिन अगर तूने उन नीतियों का विरोध किया तो तुझे दंड तो भुगतना पड़ेगा दोस्त या पुत्र या मेरे साथी। दंड जरूरी है दोस्तों, दंड बहुत जरूरी है। यही चीज़ हर जगह अप्लाई होती है, यही चीज़ आपकी नौकरी में भी अप्लाई होती है। आपके सबॉर्डिनेट्स के साथ भी हर समय सौम्य व्यवहार काम नहीं आता है। हर समय जो आपका रूखा व्यवहार यानी कठोर अनुशासन, कठोर दंड की नीति, वो काम नहीं आती है। वहाँ भी एक बैलेंस रखना पड़ता है दोस्तों। तो फाइनली राजा की दंड व्यवस्था से रक्षित चारों लोग, सारा समूह, घर, परिवार, समाज और देश के सभी लोग अपने समुचित व्यवहार और मर्यादा में बने रहते हैं। तो दोस्तों, तो साथियों, ये मेरा पहला प्रयास था अपने वीडियो के माध्यम से कौटिल्य अर्थशास्त्र अपने पहले अध्याय में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या शेयर करना चाह रहे हैं, मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं। मैं उन्हीं के जो चैप्टर्स में जो भी टॉपिक नए नए आते जाएंगे, मैं उन पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दिस। और मैं बहुत जल्दी अगले वीडियो फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।